45। कुंती का मन आतंकित भी था और बुझा भी, जैसे एक भारी बोझ उसके मस्तक पर भी हो और वक्ष पर भी। सखियां, श्रृंगार परिचारिकाएं, सरिंद्रियां सब ही उल्लसित और प्रसन्न मुख मुद्रा और हृदय के आसपास डोल रही थी। आती जाती वे चुहल कर जाती, कोई नया समाचार दे जाती। कुंती भोज का राजप्रासाद आज बहुत ही सक्रिय था। चारों ओर लोग ही लोग थे और कुंती सोच रही थी, यही प्रासाद था जो इतना नीरव हुआ करता था। पिता और पुत्री, कुंती भोज और कुंती किसी नए व्यक्ति से मिलने, बात करने को तरस जाया करते थे। परिवार में कोई और था ही नहीं, संबंधी भी कम थे। जनक शूरसेन और भाई वासुदेव तो एक बार भी नहीं आए। शायद प्रथा को एक बार राजा कुंती भोज को समर्पित करके उसके मन में अपने प्रति मोह नहीं जगाना चाहते थे वे लोग। पर उससे क्या, मनुष्य की प्रकृति तो नहीं बदल सकती। अतिथियों के प्रति ललक कुंती के मन में भी थी और कदाचित कुंती भोज के मन में भी। और एक बार अतिथि के रूप में आए थे दुर्वासा। कुंती याद करती है तो उसके मन का बोझ बढ़ने लगता है और जाने कैसा एक भय उसके मन में समा जाता है। क्या इतना बड़ा अपराध किया है उसने कि वो किसी को मुख नहीं दिखा पाएगी? पिता कुंती भोज ने यही कहा था, किसी को पता ना चले, किसी को सूचना ना हो। पिता ही नहीं, पूरे वंश के सम्मान का प्रश्न है और कुंती के तो सारे जीवन का। सखियां जब बताती थीं कि कोई और नया नरेश स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आया है, कोई किरीटधारी, कोई अधिपति, कोई शूरवीर, तो कैसी प्रसन्नता होती थी उसके मुख पर, जैसे प्रत्येक आगंतुक के साथ स्वयंवर का महत्व बढ़ता जा रहा हो और कुंती के लिए विकल्प का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा। किंतु कुंती थी कि प्रत्येक नाम के साथ वो और भी अधिक संकुचित हो जाती थी, जैसे प्रत्येक नाम के साथ उसका दायित्व बढ़ रहा हो या उसके मन का बोझ कुछ और भारी हो गया। कई बार उसके मन में आया कि यह प्रवंचना है, धोखा है। जिस किसी के कंठ में भी वो वरमाला डालेगी, वो उसका प्रिय होगा, मित्र होगा, पति होगा, जीवन भर का साथी होगा। उन दोनों का संबंध परस्पर प्रेम और विश्वास का होगा। उसके साथ इस प्रकार का धोखा ये उचित नहीं है, धर्म नहीं है। यदि बात केवल उसके अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित होती तो कदाचित वो आत्म स्वीकृति ही पसंद करती। सत्य और धर्म के नाम पर ना सही, अपने मन का बोझ कम करने के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए एक बार कह सकती, स्वीकार कर सकती, तो कम से कम निर्दोष और स्वच्छ नयनों से किसी को निशंक भाव से देख तो सकती। पर बात केवल उसके व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं, वो एक वंश का अंग है, एक राज परिवार की प्रतिनिधि। उसके साथ साथ वे सब कलंकित होंगे, वे सब जिसका जिसका उसके साथ संबंध है, जिसका उसके साथ जितना अधिक और जितना घनिष्ठ संबंध है, वो उतने ही अधिक अपयश का भागी होगा और उतना ही अधिक अपमानित होगा। स्वयं अपने आप को कुंती डुबो भी सकती है, किंतु अपने सारे परिवार और वंश को वो किस प्रकार पाप पंख में धकेल दे। किंतु अपने इस गहराते हुए पाप बोध का वो क्या करे? कुंती की पुकार हुई। उसे बाहर रंग मंडप में बुलाया जा रहा था। कुंती भारी मन से उठी। ये सारा श्रृंगार, ये स्वर्ण के तारों की खचित उत्तरीय, ये आभूषण और पुष्प सज्जा कैसे बोझ हो रहे थे कुंती के लिए। राजकुमारी, तुम प्रसन्न नहीं हो? एक सखी ने कहा भी। कुंती कुछ कहती, इससे पूर्व ही वृद्धा धात्री ने सखी को टाल दिया। लज्जा और संकोच कुलीन कन्याओं का शील है मूर्ख। तू क्या चाहती है कि साधारण कुलशील विहीन उच्छृंखल कन्याओं के समान राजकुमारी भी अपने विवाह के अवसर पर इतराती फिरे? धात्री के उत्तर ने उस एक सखी के प्रश्न को ही नहीं, अन्य सारी सखियों के संभावित प्रश्नों को एकदम निरस्त कर दिया था। किसी और ने धात्री का समर्थन किया। सचमुच ये उच्छृंखलता का अवसर नहीं है। जीवन एक अत्यंत गंभीर सोपान है और कन्या के सामने तो जैसे आशंकाओं और प्रश्नों का संसार ही जुट आता है। कुंती धीरे धीरे चलती हुई स्वयंवर मंडप में आई। यहां चारों ओर लोग ही लोग थे। उस भीड़ को क्या देखती कुंती, और देखती भी
तो किसी पर दृष्टि टिकती क्या उसकी? इतनी भीड़ में तो सारे चेहरे जैसे गड्ढ-मड्ढ हो गए थे। और फिर सहस्त्रों जोड़ी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। नहीं, शायद कुछ आंखें उस पर टिकी हुई थीं, कुछ उसे तौल रही थीं, कुछ उसे छील रही थीं। नहीं, इतनी आंखों का सामना कुंती नहीं कर सकती थी। उसने मस्तक झुका लिया। उसकी आंखें धरती पर जा टिकी। मां धरती, तू ही सबका सहारा है। चारण आए। उन्होंने कुंती भोज के कुल का परिचय दिया। कुल की प्रशंसा में जो कुछ कहा जा सकता था कहा, और कुंती को लगा कि उसके कुल की प्रशंसा में कहा गया एक एक शब्द या तो अश्वों की टापों के समान उसके कानों पर बज रहा है या फिर कील के समान उसके वक्ष पर ठोका जा रहा है। उन शब्दों से उसका कुल जितना ऊंचा उठता जा रहा है, उसका अपना व्यक्तित्व उतना ही तुच्छ होता जा रहा है। ऐसा कुल और ऐसी ये कुंती। दोनों ओर से सखियों ने कुंती को थाम लिया और कुंती पग पग धरती हुई आगे बढ़ी। सखियों ने जब उसे एक स्थान पर ला ठहराया तो उसने देखा कि चारण उससे पहले वहां खड़े थे और सामने स्वयंवर में आए प्रत्याशी और अभिलाषी राजाओं की पंक्तियां थीं। तो अब उसे एक एक नृप के सामने ले जाकर खड़ा किया जाएगा, उसका परिचय दिया जाएगा। वो राजा अपनी दृष्टि से उसे तौलता रहेगा और उसी समय में उसे भी उस राजा या राजकुमार को देख परख लेना है। वहीं खड़े खड़े निर्णय कर लेना है। उसे उस व्यक्ति को स्वीकार या अस्वीकार कर देना है। कुंती को लगा घबराहट से उसकी टांगें कांप रही हैं। क्यों किया पिता ने यह स्वयंवर? उसने सोचा अपने आप में ही कोई निर्णय कर लेते, अपनी इच्छानुसार किसी राजा को चुनकर कुंती का विवाह उससे कर देते, तो क्या कुंती मना कर देती? क्यों डाला कुंती पर यह बोझ? कुंती ने तो पुत्री के रूप में भी कभी इतना अधिकार नहीं मांगा था जो उसे इस प्रकार विक्षिप्त करते। वो तो पिता की आज्ञा मानकर ही संतुष्ट थी, पर पिता भी क्या करते? उनके पास राजाओं के संदेश आ रहे थे। कुंती की चर्चा आर्यावर्त के अनेक राजप्रासादों में हो रही थी। उसके रूप की सुगंध कई राज्यों की सीमाओं का उल्लंघन कर गई थी। और ये आर्य योद्धा, ये तो थे ही ऐसे। जहां कहीं युद्ध, द्यूत या सुंदर स्त्री की सूचना मिली, व्याकुल होकर तत्काल उसी दिशा में अश्व दौड़ा देते थे। जाने कैसे लोग थे ये। संसार के भोग में इतने अनुरक्त, इतने आसक्त, तनिक से सुख के लिए प्राणों पर खेल जाने वाले। पिता भी क्या करते? किस राजा के अनुरोध को स्वीकार करते और किसकी याचना को अस्वीकार कर उसके रोष को आमंत्रित करते? नहीं, पिता किसी से भयभीत नहीं थे, किंतु अकारण शत्रुता बढ़ाने का लाभ उन्होंने इसलिए कुंती के स्वयंवर का मार्ग चुना। जिसको कुंती की आकांक्षा हो वो भोजपुर में आ जाए और अपने भाग्य का परीक्षण कर ले। किंतु पिता ने यह तो नहीं सोचा था कि इससे कुंती के मस्तक पर दायित्व का बोझ कितना बढ़ जाएगा। राजा कुंती भोज के चारण एक प्रत्याशी का परिचय दे लेते तो उस राजा के अपने चारण उसकी विरुदावली आरंभ कर देते, और कुंती को लग रहा था कि वो मूक और बधिर होती जा रही। कुछ बोलने की तो उससे अपेक्षा ही नहीं थी, किंतु अब जैसे उसे कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। शब्द उसके कानों से टकरा टकरा कर वायुमंडल में विलीन होते जा रहे थे। उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं था कुंती के लिए। राजकुमारी, आप इतनी संकोची तो कभी नहीं थी। कुंती संभली। उसके पैर शायद डगमगा गए थे और सखी को उसे गिरने से बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास करना पड़ा था। पग सीधे पड़े और शरीर संभल गया तो कुंती का ध्यान सखी के शब्दों पर गया। वो कह रही थी कि कुंती इतनी संकोची तो नहीं थी, और कुंती बार बार सोच रही थी कि वो इतनी संकोची क्यों हुई। वो ठीक समय पर दृढ़तापूर्वक न कहना सीख जाती तो संकोच में अपनी इच्छा के विरुद्ध कर्म करने को क्यों बाध्य होती। उसका असमंजस और संकोच ही तो खा गया उसको। उसके कान चारणों के शब्दों पर अटके। वे परिचय दे रहे थे हस्तिनापुर के सम्राट पांडु का। वे लोग उसके कुल का यशोगान कर रहे थे। भरत, पुरु, ययाति, शांतनु, भीष्म, इस कुल के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था उसने। अनेक असाधारण महापुरुषों का संबंध था इस वंश से। विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य था। उनके अधीन अनेक मांडलिक राजा थे। धर्म, धन तथा वीरता के लिए प्रसिद्ध था ये वंश। कुंती ने दृष्टि उठाई
पांडु उसकी ओर देखकर मुस्कुराने का प्रयत्न कर रहा था। वह छोटा था अभी, चेहरे पर तनुड़ाई फूट रही थी, नयन नक्श आकर्षक थे, पर वर्ण कैसा पीला था, जैसे स्वर्ण का रंग। क्या हस्तिनापुर में इतना स्वर्ण है कि वहां के लोगों का रंग पीला पड़ जाता है? कुंती का मस्तिष्क बड़े वेग से काम कर रहा था। हस्तिनापुर के राजप्रासाद में ही कानीन पुत्र का सम्मान हुआ है। हस्तिनापुर में वेदव्यास उतने ही सम्मानित हैं जितने कि स्वयं देवव्रत भीष्म। हस्तिनापुर में किसी ने कानीन पुत्र के लिए सत्यवती का तिरस्कार नहीं किया, और अधिरथ भी हस्तिनापुर में ही है। अधिरथ, हस्तिनापुर, कानीन पुत्र, भरतवंश। कुंती का मस्तक फिर से चकराने लगा था। अभी वो अवश्य जाएगी और सखियां उसे भुजाओं से पकड़ आगे बढ़ा ले जाएंगी। चारण किसी अन्य राजा अथवा राजकुमार का गुणगान करने लगेंगे। उसमें जैसे कोई आकस्मिक ऊर्जा जागी। उसने एक ही क्षण में झटके के साथ वरमाला पांडु के गले में डाल दी। कुंती के कानों में जैसे नगाड़े बजने लगे। उसे लगा अभी चारों ओर से कोलाहल मचेगा। कुंती, तूने यह क्या किया? कुंती, तूने सारे राजाओं का परिचय भी प्राप्त नहीं किया। कुंती, तेरा निर्णय ठीक नहीं हुआ। और शायद अनेक राजा अभी कवच पहन पहनकर धनुष बाण हाथों में लिए युद्ध के लिए उद्यत दिखाई पड़ेंगे। स्वयंवरों में यही तो होता है, खड्ग चमकेंगे। स्वयंवर मंडप अभी रक्त में स्नान करेगा। किंतु अपने मस्तक के बवंडर को थोड़ा नियंत्रित कर उसने देखा कि यह सब उसके मस्तिष्क के भीतर घटित हो रहा था। स्वयंवर मंडप में कार्य संपन्न होने का उल्लास था। कुंती भोज हर्षित मुद्रा में उसकी ओर बढ़ रहे थे। पिता उसके निर्णय से रुष्ट नहीं थे। तो क्या कुंती ने अपने उन्माद के एक क्षण में जो निर्णय लिया वही सर्वोत्तम निर्णय था? कुंती भोज ने आकर उसे कंठ से लगा लिया। पुत्री, तूने मेरी समस्त आशाएं पूरी कर दी। हस्तिनापुर के सम्राट से श्रेष्ठ वर की कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी। कुंती का मन उल्लास भरा नृत्य कर रहा था, किंतु उसके मन का कोई अंश था जो डरा सहमा किसी अंधकारमय कोने में बैठा सोच रहा था। अभी इन राजाओं की भ्रिकुटियां चढ़ जाएंगी, अभी इन सबके खड्ग कोश से बाहर आ जाएंगे। ऐसी तो क्षत्रियों की कोई सभा होती ही नहीं जिसमें पूर्ण सहमति हो जाए और रक्तपात न हो। स्वयंवर में विधिवत जो कन्या को पा जाए उस राजा का एक पक्ष होता है, और जो कन्या को बलात् पाने का प्रयत्न करते हैं उनका दूसरा पक्ष। जिसमें दो विरोधी पक्ष न हो ऐसा स्वयंवर तो कोई होता ही नहीं। और फिर रक्तपात ना भी होता तो क्या? किसी के लिए भी क्या कठिन था यह कह देना कि इस कुंती से इसके अतीत के विषय में पूछो इससे कि, और बस इतने में ही यह पांडु अपने कंठ में पड़ी वरमाला को छिन्न भिन्न कर देगा। कहेगा, मैं क्षत्रिय राजा हूं, हस्तिनापुर का सम्राट। सनातन धर्म कुछ भी रहा हो, ऋषि कुछ भी मानते हो, राज समाज उसका आदर करे ही, यह तनिक भी आवश्यक नहीं है। किंतु कुंती के लिए यह सुखद आश्चर्य ही था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजाओं का वो समाज जो किंग कर्तव्य विमूढ़ सा अपने स्थान पर खड़ा था, सहसा लहर के समान आगे बढ़ा, और उसने उसके पिता को स्वयंवर संपन्न होने पर बधाई दी। और उसके पश्चात तो लहर पर लहर आती चली गई, एक से एक ऊंची। जैसे राज समाज ना हो, कोई सागर हो जो पूर्ण चंद्रमा को देख उसके चरणों में लौटने को व्याकुल हो उठा। चारों ओर बधाई और जय जयकार की ध्वनियां थी। वे ध्वनियां भी अधिक देर तक नहीं टिकी। राजागण एक एक करके विदा हो गए, और स्वयंवर मंडप में रह गए थे राजा कुंत भोज के दास, सेवक और सैनिक। स्वयं राजा कुंती भोज, कुंती और उसके द्वारा वर्ण किया गया हस्तिनापुर का सम्राट पांडु। किसका प्रताप था ये? कुंती के वीर पिता कुंती भोज का या उसके वर सम्राट पांडु का? कुंती चकित दृष्टि से बारी बारी उन दोनों को देख रही थी।